सो पूरी ब्रेस्ट की सर्जरी करें या कंजर्वेशन करें, रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली इक्वल। कंजर्वेशन करने की वजह से लाइफ को रिस्क नहीं है। नमस्कार, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आई एम अ कैंसर सर्जन और ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता। ही इज द लीडिंग medical oncologist in the Tri-City and Northern India region and is currently the director of medical oncology services at Max Hospital Mohali. Dr. Sachin, welcome to the show. Thank you so much Ashwini for inviting me here and लगता है आज हम बहुत अच्छी जानकारी शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। जी, let's go तो ahead. जैसे ब्रेस्ट कैंसर, it is one of the leading cause of cancer in females in India as well as in the world, and also the most common cause of cancer related deaths among females. हमारे viewers को briefly बताइए कि what is breast cancer? So कैंसर मतलब एक टिश्यूज की जो ग्रोथ हो जाती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है एंड वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किसी भी ऑर्गन से अराइज हो सकती है शरीर के। और अगर यही चीज ब्रेस्ट में होती है जो कि फीमेल्स में के ऑर्गन्स हैं, स्तन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। यूजली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं यानी कि जो स्प्रेड होते हैं, जो अपनी जगह से टूट के सेल्स बाकी ऑर्गन्स में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम मैलिग्नेंट कैंसर्स बोलते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर यूजली हम मैलिग्नेंट वाले को बोलते हैं। इसके अलावा कुछ बिनाइन गांठें होती हैं ब्रेस्ट में एंड ये जो बिनाइन गांठें हैं लाइक फाइब्रोएडिनोमास, उनको हम कैंसरस नहीं बोलते हैं। वो बिनाइन और मैलिग्नेंट को हम अलग अलग डील करते हैं। यूजुअली कैंसर हम उन्हीं को बोलते हैं जो एक सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ होती है इन अ बॉडी एंड वो दूसरी ऑर्गन्स में स्प्रेड कर सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं और जानलेवा भी हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन फीमेल्स and also younger females are now being exposed to this breast cancer. तो what are the causes जिनके कारण ये breast cancer इतना common हो गया? ब्रेस्ट कैंसर जो है इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो एक लाइफस्टाइल जो चेंज है जी। लाइफस्टाइल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इट्स अ वेरी फास्ट लाइफस्टाइल एंड फीमेल्स के जो कैंसर्स हैं, स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये एक हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हैं बॉडी में उसके साथ बहुत रिलेटेड है। जैसे ओवरीज हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, तो उसके साथ हमारी ब्रेस्ट की जो है जो टिश्यूज हैं उसको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। और फीमेल्स में मेनोपॉज भी होता है जाके। अब क्या हो गया है, जो एज ऑफ मेनार्की है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने की जो एज है वो जल्दी हो गई है। हम कुछ दशक पहले देखते थे जो एज ऑफ मेनार्की थी वो लगभग 13, 14, 15 ईयर्स हुआ करती थी, बट वो घट के अब 10, 11 ईयर्स हो गई है। सो दैट मीन्स जो ब्रेस्ट हैं दे आर एक्सपोज्ड टू हार्मोन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसी तरह से मेनोपॉज के जब हो जाता है तो ये हार्मोनल जो चैलेंजेस हैं, जो ये एक्सपोजर है, ये कम हो जाता है। नंबर ऑफ इयर्स एक्सपोज्ड टू हार्मोन्स। एंड इसके अलावा जो एज ऑफ मैरिज, नंबर ऑफ दिस चाइल्ड बर्थ जितने हो रहे हैं एंड इन सब का भी जो है इन साइकिल्स पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे इसका प्रभाव पड़ता है। एंड प्लस वेदर जो लेडीज अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं कि नहीं, इसका भी असर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफस्टाइल की वजह से चेंज हो गई हैं। मैरिज की एज लेट हो गई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कोर्स कम हो गए हैं। तो और फास्ट लाइफस्टाइल में बहुत सी लेडीज जो हैं देर तक जो बच्चे को दूध पिलाते रहना वो भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कई फैक्टर्स इकट्ठे हो सकते हैं। ये तो एक हार्मोनल फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा लाइफस्टाइल में डाइट, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है एंड ओबेसिटी, मोटापा, उससे भी इसका जो है रिस्क वो बढ़ता है। एंड प्लस हमारे एनवायरनमेंट में इतना केमिकल है उसका तो कोई हिसाब नहीं है। अवर सॉइल, अवर वाटर, अवर एयर, वो सारा ही दूषित है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं। प्लस जंक फूड बहुत है। अवर ईटिंग हैबिट्स आर ऑल्सो वेरी दे हैव चेंज्ड लास्ट कुछ डिकेड्स में बहुत चेंजेस आ गई हैं। जरूरत से ज्यादा खाना,
एंड मोर ऑयली, मोर शुगरी, मोर प्रोसेस्ड फूड्स जो हम ले रहे हैं, तो ये भी सारी जाके हमारे बॉडी पे असर कर रही हैं और हार्मोनल चेंजेस भी इसकी वजह से आ रहे हैं। itself is a hormonal disorder, तो Yes. उसमें हार्मोनल आगे हाँ, जो problems फैट आती सेल्स हैं वो भी हार्मोन्स बनाते हैं जी। एंड एक जो और एक इम्पॉर्टेंट कारण है दैट इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस जो है, क्रॉनिक स्ट्रेस जो है लाइफ में, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस करता है एंड दीज हार्मोनल इम्बैलेंसेस से हमारी इम्यूनिटी डाउन जाती है, यू नो, एंड बहुत से लेट्स से कुछ ऐसे स्टेरॉइड टाइप हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में ज़्यादा, अगर आप स्ट्रेस लगातार रहेगा बॉडी में तो ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जिनसे कि हमारी इम्यूनिटी डाउन रहेगी। इम्यूनिटी डाउन होने का मतलब है बॉडी कैन नॉट फाइट विद द कैंसर्स। कैंसर सेल्स तो बॉडी में बनते रहते हैं, म्यूटेशंस होती रहती हैं, बट नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी उसको चेक कर लेती है। बट जहाँ ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी, ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ इम्यूनिटी डाउन है, तो वहां पे बॉडी के जो इम्यून सेल्स कैंसर सेल्स को खत्म नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते और वहां कैंसर बढ़ जाता है। एक और फैक्टर है दैट इज जेनेटिक्स, दैट इज रिलेटेड, अगर स्टडीज में पाए तो अराउंड 5 to 15% कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर हेरिडिटरी, और रफली 10% हम हेरिडिटरी मानते हैं। सो दैट वी मिस्ड, एंड सो हेरिडिटरी कैंसर्स वहां पे सस्पेक्ट करते हैं जहां पे फैमिली में और केसेस हैं, लाइक किसी फीमेल की अगर मदर में, मासी में, बुआ में या नानी दादी में या उनके डॉटर्स में ऐसे केसेस हैं, 2-3 अगर केस ऐसे क्लस्टर हो रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जीन्स फैमिली में है। बट ज्यादातर कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, हेरिडिटरी नहीं होता है। इट इज अबाउट 10% ओनली जो हेरिडिटरी है। और आजकल बहुत अच्छे टेस्ट आ गए हैं, ब्लड टेस्ट से हम इसको जान सकते हैं कि जीन्स में है कि नहीं। तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि कुछ जेनेटिक काउंसलिंग हम करें पहले पेशेंट की, उसके बाद ये टेस्ट किया जाए। और इसमें BRCA1, BRCA2 ये मेन जीन्स हैं, उसके अलावा भी कई जीन्स हैं, बट दीज आर मेन 2 genes which are associated with breast cancer and also ovarian cancer. What all symptoms usually they present with lump, that is the most common symptom of breast cancer. What in your practice do you find कि most common symptoms क्या होते हैं for a breast cancer? बिल्कुल, जो स्तन में गांठ का महसूस होना सबसे एक प्रमुख सिम्टम है। और तो हम अपने पेशेंट्स को और सबको कम्युनिटी में ये एडवाइस करते हैं कि फीमेल्स को अपनी ब्रेस्ट की जांच समय समय पे करते रहनी चाहिए, लाइक मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन हम रिकमेंड करते हैं। तो गांठ, कोई भी गांठ आना एक लक्षण हो सकता है। सारी, पर ये याद रखना, सारी गांठें कैंसरस नहीं होती हैं जी, वो हमने बात की थी, जैसे बिनाइन गांठें भी होती हैं। सो गांठ का आना एकदम से घबराना नहीं है, हमें चेक करवाना है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में अपने सर्जन से, कैंसर स्पेशलिस्ट से जांच करवा के कि ये गांठ बिनाइन है, यानी कि कैंसर नहीं है, या फिर वो कैंसरस है। क्योंकि जितना जल्दी हम उसको पकड़ेंगे उतना स्टेज कम होगी और इलाज बेहतर हो पाएगा। सो गांठ इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। और इसका पता कैसे लगेगा कि फीमेल को पता होना चाहिए, लेडीज को, कि अपनी स्तन की जो एक उसकी स्ट्रक्चर है, जो उसकी फील है, वो कैसी होती है। उसके अलावा कोई चीज पनप रही है तो वो चेंज जो है, अगर हम मंथली चेक करते रहेंगे तो वो आसानी से हमें चेंज रेगुलरली, अगर वो फीमेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद का भी करते रहें तो उनको पता लग जाता है कि दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि नया कुछ है, ऐसा पहले नहीं था। और कुछ भी लग रहा है तो प्लीज अपनी जांच जरूर करवाएं। इसके अलावा तो इसके अलावा अगर यही गांठ, एक तो साइज बड़ा हो जाए, स्किन को जैसे इन्वॉल्व कर सकती है, स्किन का अल्सर बन सकता है या स्किन में नोड्यूल्स बन सकते हैं, छोटी छोटी गांठें स्किन में आ सकती हैं, या सोजिश आ सकती है स्किन की। और निपल में चेंजेस आ सकती हैं, निपल का अंदर धंस जाना, जिसको निपल रिट्रैक्शन बोलते हैं हम, वो भी एक लक्षण इसका हो सकता है। एंड इसके अलावा कोई डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है निपल से, वो भी एक लक्षण हो सकता है। जो ब्रेस्ट की गांठ है उसकी बगल में जो एक्जिला है हमारा, एक्जिला में स्प्रेड करने की टेंडेंसी रहती है। तो अगर एक्जिला में कोई गांठें आ रही हैं, वो भी एक उसका लक्षण हो सकता है कि ब्रेस्ट वाली गांठ से कुछ सेल्स टूट के कहीं शायद एक्जिला में पहुंच गए हों और वहां पे नए लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करके वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। कई बार ब्रेस्ट की गांठ बहुत छोटी होती है एंड दैट इज नॉट पैल्पेबल, मतलब वो फील नहीं होता, बट एक्जिला की गांठ वो बड़ी हो जाती है, उसमें से भी पता लग जाता है। और बाय चांस अगर
कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड कर गया है, मान लो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स टूट के और ऑर्गन्स में जा चुके हैं, लाइक लिवर, लंग्स या बोन्स या इवन ब्रेन, तो और ऑर्गन्स में जाएंगे तो उन ऑर्गन्स में जो सेल्स जाएंगे वहां नई गांठें बनेंगी, तो वो भी कुछ लक्षण पैदा कर सकते हैं। मान लो वो फेफड़ों में, लंग्स में जा रही हैं गांठें, तो सांस की प्रॉब्लम या खांसी या ऐसी दिक्कत हो सकती है। बोन्स में जा रही हैं तो पेन हो सकती है, लाइक कॉमनली बैक बोन्स में, ये वर्टिब्रा में चली जाती हैं, तो रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दर्द हो रहा है, बैक में कोई पेन है, तो ये भी उसका एक सिम्टम हो सकता है। तो उस केस में हम रिवर्स शुरू करेंगे, फिर जिस ऑर्गन, हाँ, जिस ऑर्गन के हम पहले उसका टेस्ट करेंगे, फिर अगर कोई लक्षण दिखा तो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, तो वो थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में चलता है फिर डायग्नोसिस। तो फिर हमारा वो उसमें चला जाता है कि आगे डायग्नोसिस में बनाना है। yes. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में ही आगे हम बात करते हैं। तो व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट डू यू सजेस्ट, कि अगर पेशेंट आया है विद गांठ है जैसे ब्रेस्ट में या फिर और कोई स्किन के रिलेटेड चेंजेस है, तो हाउ डू यू प्रोसीड कि कैसे उनको ब्लड, कैसे डायग्नोसिस करना है? पहले तो पेशेंट की हम हिस्ट्री पूरी समझते हैं, फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल, और उसका एग्जामिनेशन करके देखते हैं। तो नॉर्मली देखो ज़्यादातर तो जो पेशेंट है वो गांठ की वजह से ही आता है, तो गांठ का कितना साइज़ है, क्या लोकेशन है, ये चीज़ें हम सारी चेक कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टिश्यू डायग्नोसिस बनाना, टिश्यू यानी कि हमें उस गांठ में से सेल्स लेके उसको ये निश्चित करना है कि क्या ये सेल्स कैंसरस हैं या नॉन कैंसरस। तो उसके लिए एक FNAC और एक बायोप्सी, 2 तरह के टेस्ट हैं। FNAC समझ लो छोटी सुई की जांच, जिसमें से कुछ सेल्स और कुछ पानी जैसा मटेरियल ले लेते हैं गांठ में से, और बायोप्सी मतलब एक टुकड़ा ले लेते हैं जो कि नीडल से ही लिया जाता है। आजकल उसको ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं। एक बायोप्सी गन से हम एक उसको फायर करके एक बड़ी पतली सी एक टिश्यू की जो है वो सैंपल जो है ले लिया जाता है, और उसको लेबोरेटरी में हम जांच करके देखते हैं कि क्या ये कैंसरस सेल्स हैं, और अगर हैं तो कौन सी किस्म के हैं, उसके कौन से टाइप का ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में भी कई किस्में हैं, हार्मोन रिसेप्टर है, HER2 रिसेप्टर है, मतलब ग्लोबुलर है, टेस्ट करते हैं डक्टल है, आगे हाँ, तो उसकी जांच करना। हाँ, तो कई अच्छा अब ऐसी बहुत भ्रांतियां हैं हमारे लोगों में कि बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, बायोप्सी करेंगे तो वो स्प्रेड कर जाएगा। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोप्सी के बेसिस पे काफी चीजें निर्भर करती हैं। कौन सी दवाइयां काम करेंगी ये भी बायोप्सी पे जो हम टेस्ट करते हैं उससे पता लग जाता है। तो बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बायोप्सी की वजह से स्प्रेड नहीं करता है कैंसर। स्प्रेड करना तो कैंसर की नेचर में है, अगर अब उसको हम इलाज नहीं करेंगे तो उसने अपने आप समय के साथ स्प्रेड कर ही जाना है। तो बायोप्सी इज नॉट द कॉज फॉर स्प्रेड, मतलब बायोप्सी अगर कराने से कैंसर दूसरे ऑर्गन में नहीं फैलता। ऑल्दो कुछ एक कैंसर हैं जिसमें हम इनिशियली बायोप्सी अवॉइड करते हैं, ऐसी भी ऐसी कुछ है, बट नॉट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। नॉट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट भी बायोप्सी के बाद होगा। तो बायोप्सी तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हो ही गया, और इसके अलावा अब हमने देखना है कि वो कैंसर कितना स्प्रेड किया हुआ है, क्या वो ब्रेस्ट में ही सीमित है, या उसके बगल में कोई लिम्फ नोड्स में चला गया है, या बाकी शरीर के और ऑर्गन्स में, अंगों में भी कुछ स्प्रेड है। तो उसके लिए एक पेट स्कैन का टेस्ट है, CT पेट स्कैन बोलते हैं, जिसमें कि सारे शरीर की एक जांच हो जाती है। अगर पेट स्कैन अवेलेबल नहीं है तो CT स्कैन्स भी हम यूज कर सकते हैं, और बोन स्कैन कर सकते हैं, और समटाइम्स हम एक्सरेज, MRI ब्रेन, बैकबोन के एक्सरेज या MRI, डिपेंडिंग अपॉन की हमें और कितनी जरूरत है टेस्ट करने की, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं। बट बायोप्सी, पेट स्कैन, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, सो ब्रेस्ट मेमोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली, क्योंकि उसमें पता लग जाएगा कि ब्रेस्ट के अंदर ही कितना उसका फैलाव है, कितना उसका साइज है। और अगर अभी बायोप्सी अगर किसी की नहीं की है तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ट्यूमर जैसा दिखता है या नहीं दिखता। सो बिफोर बायोप्सी, सो वी ऑलवेज डू मेमोग्राफी। और अगर पेशेंट की एज काफी यंग है, सो क्या होता है कि यंग एज में ब्रेस्ट आर वेरी डेंस, तो मेमोग्राफी में कई बार नहीं पता लगता, तो वहां में अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, जो कि अगेन काफी कॉमनली अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक है,
और MRI ब्रेस्ट। सो जहाँ नहीं कुछ क्लैरिटी आती है इन टेस्टों से तो MRI करके भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिल जाती है। सो ये सारे टेस्ट जब हम करते हैं तो इनसे मतलब डायग्नोसिस पक्का करना, उसकी लोकेशन ट्यूमर की और उसका स्प्रेड और स्टेज ये हमें क्लियर हो जाता है। इन सब से हमें पेट स्कैन और लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड बायोप्सी से वी कैन गिव अ क्लिनिकल स्टेज टू द कैंसर की अब ये कहाँ तक है, इधर ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, 3 है या फिर स्टेज 4 कैंसर है। तो आगे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वी नो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के एटलीस्ट बेसिकली 3 मोडेलिटीज हैं। वन इज सर्जरी, systemic therapy which includes chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, and other is radiation therapy. So how do you proceed with the treatment of the patient? Okay, so breast cancer में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। जैसे कि डॉक्टर सचदेवा ने बताया कि आमतौर पे हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन इन पद्धतियों को जानते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में आज की डेट में बहुत पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसको कि हम टेलर मेड ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट में, जिसमें कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज़ के जो दवाइयाँ हैं उसका भी इस्तेमाल इसमें पॉसिबल है। और रेडिएशन की टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं। अब किस पेशेंट में क्या करना है इसका डिसीजन लिया जाएगा पेशेंट की जो बायोप्सी रिपोर्ट है और उसकी जो स्कैन्स हैं लाइक पेट स्कैन और जो हमने सारे टेस्ट किए हैं, और इससे हम ये डिसाइड करते हैं। और पेशेंट की एज, पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट की फिटनेस लेवल क्या है। मान लो यंग पेशेंट में हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट सेम ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी या कोई और जो सपोज कोई ट्रीटमेंट जिसमें टॉक्सिसिटी पॉसिबल है, वो हम लेट्स से कोई 80 इयर्स है, कोई 75 इयर्स एज है, मेजर फैक्टर इन तो एज और पेशेंट की टॉलरेंस पावर, उसकी बॉडी की कंडीशन और उसकी ब्लड की रिपोर्ट्स, तो कई फैक्टर्स कुल मिला के हम देखते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट करने हैं। सो आमतौर पे क्या होता है कि अगर ब्रॉडली हम देखें, अगर गांठ छोटी है लाइक स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, और फिर हम बायोप्सी के जो हार्मोन रिसेप्टर ERPR और टारगेटेड थेरेपी वाला रिसेप्टर है HER2/neu, तो ये फैक्टर्स हम जो हैं ट्यूमर के सामने रखते हैं और उसका ग्रेड भी देखते हैं कि कितना एग्रेसिव कैंसर है या कितना थोड़ा लेस एग्रेसिव है, माइल्ड टाइप कैंसर है। तो ये फैक्टर्स सामने रख के ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हम स्ट्रेट अवे सर्जरी कर दें और बाकी का ट्रीटमेंट उसके बाद करें, या कहीं अगर एडवांस स्टेज 2-3 हो रहा है तो फिर हम कई बार उसको कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और इसका या फिर इसका जो है कॉम्बिनेशन करके पहले उसका साइज छोटा करते हैं और सर्जरी के लिए कीमोथेरेपी के बाद भेजते हैं। और इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या हम अपफ्रंट ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ गांठ को निकालें, पूरी ब्रेस्ट की सर्जरी ना करें, मेस्टेक्टमी ना करें। और बट कई बार ऐसा होता है कि मेस्टेक्टमी इज पेशेंट्स प्रेफरेंस या करनी ज़रूरी हो जाती है, तो वो डिसीजन पेशेंट के साथ जो है ये एक डिस्कशन की जाती है कि पेशेंट की विश क्या है और क्या कंजर्वेशन पॉसिबल है या पूरा ब्रेस्ट की सर्जरी करना ही इस पर्टिकुलर पेशेंट में जरूरी है। इन माय प्रैक्टिस आल्सो आई यूजुअली रिकमेंड ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की जिनको वो चाहते हैं कि ब्रेस्ट वो बचाना चाहते हैं, एंड यूजुअली यंग फीमेल्स दे आर मोर टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, तो उनको लगता है कि ब्रेस्ट बच जाए और सिर्फ ट्यूमर ही निकले तो बेटर है। एब्सोल्युटली, सो वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है। So, बहुत से केसेस में हम ये स्ट्रेस्ड अपॉन की दर्शकों को बताना जरूरी है कि अगर हम सिर्फ ट्यूमर ही निकालते हैं एंड वी डोंट रिमूव होल ब्रेस्ट, तो उसमें कुछ ओवरऑल सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं आता है, दोनों में सेम ही फायदा होता है। सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि कई पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरे को तो पूरी ब्रेस्ट की ही सर्जरी करनी है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर रहे हैं और उसके साथ रेडिएशन का भी इस्तेमाल हो जाता है, तो रिजल्ट्स बिल्कुल इक्वल हैं। सो पूरी ब्रेस्ट की सर्जरी करें या कंजर्वेशन करें, रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली इक्वल। कंजर्वेशन करने की वजह से लाइफ को रिस्क नहीं है, सो इट इज पॉसिबल। तो इससे घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें जहां भी पॉसिबल हो। हमारी कोशिश तो ये रह जाती है कि ब्रेस्ट को कंजर्व किया जाए।
तो आजकल हमारा जैसे ट्रीटमेंट मेनली इज फोकस्ड ऑन ऑर्गन प्रिजर्वेशन की, जो जो ऑर्गन में अगर ट्यूमर है जैसे ब्रेस्ट में है तो जितना नॉर्मल ऑर्गन बचा लिया जाए उतना बेटर है। तो व्हाट इज योर टेक कि जिनका अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो लोगों के लिए रिकमेंडेड, कई लोग डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं टू गेट अ ऑपोजिट साइड मेस्टेक्टमी डन, कि जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसमें रिस्क कम करने के लिए वहाँ की ब्रेस्ट भी रिमूव कर दी जाए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? ये एक बहुत मुश्किल विषय हो जाता है जहाँ पे लाइक हेरिडिटरी टेस्ट में कुछ पॉजिटिव आ गया तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इनका रिस्क, लाइफ टाइम रिस्क जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है होने का। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट के साथ हमेशा डिस्कस करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। तो कुछ ऑप्शंस तो हैं कि हार्मोन की कुछ टैबलेट्स हम शुरू कर सकते हैं, उससे थोड़ा रिस्क जो है वो कम हो सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है सर्वेलेंस, स्क्रीनिंग, कि हम समय समय पर टेस्ट करते रहें कि लाइक यंग एज में हमें पता लग गया कि जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो ईयरली अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, और जब 40 इयर्स के अबव हो गए तो मेमोग्राफी के टेस्ट कर सकते हैं। उससे पता लग जाएगा कि गांठ ब्रेस्ट की कैंसर की बन रही है नहीं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसी समय उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में किया जा सकता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज डूइंग प्रोफिलैक्टिक सर्जरीज, जो कि एक बड़ी डिफिकल्ट ऑप्शन है। कुछ लोगों ने ये करवाया है एंड बट इसके लिए अगेन एक दिस इज अ सेल्फ डिसीजन। तो अगर आपको अपनी रिस्क परसेप्शन उतनी लगती है और इतना आप ये स्टेप लेने के लिए तैयार हो तो बायलेटरल मेस्टेक्टमी और उसके साथ प्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी भी है ताकि ब्रेस्ट की नॉर्मल जो है शेप बनाई जा सके। बट ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो प्लास्टिक सर्जरी से जो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें सेंसेशन इज नॉट लाइक नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू, तो वो एक बदलाव शरीर में आ जाता है। तो इसके लिए बहुत काउंसलिंग और एक मेंटली अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम जैसे आपने सर्वेलेंस की बात की तो वील टॉक अबाउट द प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, कि जिन लोगों में जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है या फिर एज के साथ जैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, तो हाउ डू एक पेशेंट को, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, कि क्या टेस्ट कराते रहना चाहिए टू असेस देयर रिस्क, कि अगर रिस्क है या फिर अगर ट्यूमर आ रहा है तो अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लिया। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हमने शुरू में बात की कि इसका इंसिडेंस बहुत हाई है, ये सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, और देयर आर कंट्रीज अब्रॉड तो मतलब 1 in 8, 1 in 10 जो महिलाएं हैं उनमें इतना रिस्क है लाइफ टाइम जो कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसके लिए एक तो अवेयरनेस की कोई भी गांठ है तो तुरंत जांच कराएं, मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें ताकि कोई बदलाव है अपने ब्रेस्ट में वो पता लग जाएगा। 40 इयर्स एंड अबव मेमोग्राफी का टेस्ट है, जो कि मेमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट के एक्सरेज, राइट। तो हर साल, 1.5 साल, 2 साल में हम ये टेस्ट तो कर हर 40 इयर्स के बाद की लेडी के लिए रिकमेंडेड है, तो साल 2 साल में एक टेस्ट करवा लें ताकि कोई गांठ जब छोटी है उसी समय हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें। और यंगर एज जहाँ फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव है, वहाँ हम रफली जैसे 25 इयर्स की एज में ही शुरू कर सकते हैं, पर पहले अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करते हैं ऐसे केसेस में, बिकॉज मेमोग्राफी में कई बार इसमें नजर नहीं आता, या फिर MRI ब्रेस्ट की जा सकता है। एंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन अबाउट कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या करें, ये तो हो गया स्क्रीनिंग। सो दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन। ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड बिकॉज ट्रीटमेंट्स तो कैंसर के डिफिकल्ट हैं, सर्जरीज, रेडिएशन, केमोथेरेपी, देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। एंड सो अकॉर्डिंग टू मी, एक तो हमें लाइफस्टाइल जो हमारा जो बहुत फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है उसमें हमें फिर से I would say we should go back to nature and go back to our roots. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो it is difficult, but कुछ लोग कर रहे हैं, हमें सीखना चाहिए, अपना उसमें बदलाव लाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। सो उसमें एक तो है कि हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, तो डाइट और न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट, और दूसरे हमारी थॉट्स कैसी हैं। सो एक अन्न और मन, ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना
जरूरी बहुत ज़रूरी है। जी। तो एक तो ईट ऑर्गेनिक, है ना, केमिकल रहित खाना जो है वो प्रोक्योर करें। लाइक हमने खुद एक इनिशिएटिव लिया, वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव। हमने कुछ लैंड लेके हम अपनी सब्जियां उगा रहे हैं उसमें, एंड वी आर, हाँ, हमारे पास लगभग 55 फैमिलीज हमारे एक सेल्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, एंड वी हैव सम हेल्पर्स और फार्म लेबर की हेल्प से। तो हम मतलब ये मोहाली चंडीगढ़ के हमारे मेंबर्स हैं, तो हम वीकली वेजिटेबल्स जो है ऑर्गेनिक फिर सप्लाई करते हैं अपने मेंबर्स को। तो दिस इज वन इनिशिएटिव विच वी स्टार्टेड 6 years बैक। तो आप भी अपने अपने एरियाज में अपने किचन गार्डन्स डेवलप करो, जितना हो सके कि ऑर्गेनिक, जितना पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री जितना खाना आप कर सकते हो उसको बदलाओ, और बाजार से भी जो प्रोक्योर करते हो कोशिश करो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाना लेना शुरू करें। दूसरा जो जंक फूड है, जंक फूड अवॉइड करें, तो मोटापा नहीं होने देना। और जंक फूड के लिए ठीक है, कभी कोई पार्टी है, कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो वी हैव अवर चीट डेज, बट बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी दिनों में हमने अपना नॉर्मल जो साफ सुथरा सिंपल खाना रखना है, और रॉ चीजें ज्यादा लीजिए डाइट में। सो जितना हम वह रॉ आई मीन्स कि अपने फ्रूट्स का कंटेंट डाइट में, और वेजिटेबल्स का, और सैलड्स और नट्स, इनका कंटेंट बढ़ाइए। प्रोसेस्ड चीजें कम कीजिए, जितना पका हुआ खाना है उसको कम करना है, ऑयली जो फूड्स हैं उसको अवॉइड करना है, शुगर्स तो खरीदनी ही नहीं है। घर में चीनी का इस्तेमाल बंद कीजिए, डोंट कीप शुगर इन योर होम, एंड नेचुरल शुगर्स के साथ रिप्लेस करो जहां भी कहीं रिक्वायर्ड है। नेचुरल शुगर्स लाइक डेट्स, लाइक किशमिश, राइट, हनी, तो इन चीजों से हम रिप्लेस कर सकते हैं जहां कहीं भी शुगर की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड इन एनी फॉर्म, मतलब सो नॉट ओनली फॉर कैंसर, आई थिंक जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक कार्डियक है, आई थिंक इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरलिंक्ड। ओबेसिटी इज द कॉज फॉर डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम, वो स्ट्रोक। हाँ जी, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, यस, and that is one way to decrease the risk of cancer. And then the next most important thing is exercise. So once you have taken care of your diet, so raw चीजें include कर ली, processed चीजें avoid की, तो exercise करना बहुत जरूरी है। So at least 4 to 5 times in a week, 40 minutes to 1 hour हमें exercise में जरूर लगाना चाहिए, which should be a combination of running, jogging, stretching, and so सारी तरह की जो exercise and plus yoga एंड प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एंड अब इसके बियॉन्ड जाएंगे तो वी मैनेज अवर स्ट्रेस। एक्सरसाइज इज आल्सो अ मेथड जिससे स्ट्रेस रिड्यूस। सो एक्सरसाइज करने से बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टिव, एंड अवर इम्यूनिटी बिकम्स स्ट्रॉन्गर। सो एक्सरसाइज करने का रूटीन हर किसी को जरूर बनाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू मैनेज अवर थॉट्स। यू नो, हम अपने, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत चीजें हो रही हैं जो कि अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज कि जो ग्रजेस हैं, या लैक ऑफ लव है, या इनजस्टिस है, हेट्रेड है, ग्रीड है, लैक ऑफ फॉरगिवनेस है, ये चीजें भी हमें अंदर ही अंदर हर्ट कर रही हैं। एंड सो दिस इज ऑल इमोशनल। सो इमोशंस का हमारी अगेन हमारे हार्मोन्स पे, हमारी इम्यूनिटी पे बहुत इफेक्ट है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी बिकम अ मोर लविंग, काइंड, फॉरगिविंग पर्सन ऑल द टाइम। जितना ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम बीमारियों से बच पाएंगे, बिकॉज विल बी मोर हैप्पियर, एंड हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और अंदर ही अंदर वो बीमारियों को चेक करती रहेगी। मेरा मानना तो यह है कि मतलब ना सिर्फ ये बीमारियां, बल्कि हमारी ये समझ लो विश्व की और मानवता की जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू लैक ऑफ लव। सो वंस वी ओवरकम दिस, तो यू नो वी कैन ओवरकम ऑल द डिजीजेस। थैंक यू डॉक्टर सचिन, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आपकी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड
ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके कोई और डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।